Hello guys, once again, and I welcome you all in today's practice sessions of general science practice questions. Okay, so without any delay we move further, and before moving further I want to remind you one more thought, that is that every stone is a stepping stone. That is, don't think that मतलब एक क्वेश्चन और पढ़ लूँगी तो क्या ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है. एवरी स्टोन इज़ अ स्टेपिंग स्टोन. इसका मतलब यही होता है कि एक क्वेश्चन भी तुम पढ़ रहे हो ना, दैट विल ऐड इन योर एग्ज़ाम. ओके, कोई भी मेहनत फालतू का नहीं होता है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ this series is going to help you in all exams, that is NEET, NMG, BSc Nursing, MTS, CET, RRB, NTPC, NDA, IAS, ASS and इतने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसका सिलेबस आपका जनरल साइंस होता है, वहाँ उस एग्ज़ाम्स में ये आपको इक्वली हेल्पफुल होगा. ओके, क्यों? बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन आपका NCERT से लिया गया है एंड द बेसिक ऑफ ऑल द GS इज़ NCERT. सो डोंट टेक इट एज अ जस्ट मतलब फालतू का. इट इज़ really very important. Okay, so moving to the next, that is we are today going to solve the questions of chapter electrostatics, that is the study of charges at rest. Okay, and it is a portion of class 12th NCERT physics. Now before starting the first question, I want to tell you that to have a proper revision. Okay, don't just sit idly, take your pen and paper also and jot it down whatever you learn from here. Okay, so the first question is, like charges attract, repel, both attract. Oh, यहाँ पे third number option, and this will be your fourth option. सॉरी फॉर दैट. सो लाइक चार्जेस मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे. दिस इज़ द क्वेश्चन. और थर्ड है कि अट्रैक्ट एंड रिपेल सिमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपेल भी करेंगे. तो आखिर होता क्या है जब लाइक चार्जेस एक साथ रहते हैं? तो यहाँ हम लोग को अच्छे से पता है कि जब भी लाइक चार्जेस एक साथ रहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं. तो यहाँ पे पॉजिटिव और जब नेगेटिव होता है, दैट इज़ कि तुम्हारा अपोजिट टाइप का चार्जेस रहता है, तब वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. एंड तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. Option number 2 will be your correct answer. Moving to the next, that is magnitude of elementary charge on nature is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, 1.6 into 10 to the power plus 19 coulomb, और none और both, ये दोनों होता है. तो magnitude of elementary charge का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है आपका E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चार्जेस आर एडिटिव, क्वांटाइज्ड, कंजर्व्ड, ऑल. चार्जेस क्या होते हैं? मतलब एडिटिव नेचर के होते हैं या फिर क्वांटाइज्ड होते हैं या फिर कंजर्व्ड होते हैं या फिर ऑल होते हैं. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ऑल. एडिटिव नेचर क्या होता है? एडिटिव नेचर होता है मतलब कि वो सिंपली ऐड हो सकते हैं. जैसे कि चार्जेस ले लिया, प्लस 1 कुलम है एक का चार्ज और दूसरा चार्ज का वैल्यू है प्लस 2 कुलम. तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं, 1 कुलम प्लस 2 कुलम इज इक्वल टू 3 कुलम. ये इसका एडिटिव नेचर होता है, मतलब कि नॉर्मली रियल नंबर्स के जैसे हम चार्जेस को भी ऐड कर सकते हैं. और चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है कि पूरा जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी में वो हमेशा Q इज इक्वल टू NE के वैल्यू में प्रेजेंट रहता है कोई भी बॉडी में. ओके, अब नेक्स्ट है चार्जेस आर कंजर्व्ड. इसका मीनिंग क्या होता है? चार्जेस आर कंजर्व्ड मतलब होता है चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक वैसे ही जैसे कि लॉ ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज़ की एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही वाला.
Okay, next question is invariance of electric charges refers that the charges didn't vary with motion of objects. Charges vary with objects motion. Charges may also vary and may not, मतलब that is based on the cases or none of these. So अगर invariance of charges का मतलब क्या होता है? invariance of electric charges मतलब होता है कि जब भी मतलब कोई बॉडी में अगर चार्जेस है, क्यू चार्जेस है, मान लीजिए क्यू है चार्ज इसका, तो अगर ये मूव कर रहा है, ऐसे सर्कल सर्कल मूव कर रहा है, तो ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब भी इसका मोशन होगा तो क्या इसका चार्ज का वैल्यू, मान लीजिए इसका चार्ज का वैल्यू 1+1 कूलम है, तो क्या ये वैल्यू चेंज होगा या फिर नहीं होगा? तो देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि ये कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी नहीं, चाहे आप मोशन कितना भी धीरे कर लो या फिर कितना भी फास्ट कर लो, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज़ वो वैरी नहीं करेगा। तो अब तो समझ आ गया होगी कि आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा कि दैट इज़ डिडंट वैरी विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो हम लोग को अच्छे से पढ़ाया गया होगा क्लास 12 में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर। ओके, आई विल राइट हेयर, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे वैसे इसका नहीं पूछा है, यहाँ पे तो पूछा है क्या, वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है, ये आपका के होता है, के मतलब कि द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज़ फोर्स का वैल्यू क्या होता है, के होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है ना, यही ना होता है। और यहाँ पे जो के होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेटेड कितना आता है, तो इसका वैल्यू जो कैलकुलेटेड रहता है वो आपका रहता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर, और ये इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, अच्छे से रट लीजिएगा, दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका क्या आंसर, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर, ये तो नहीं होगा, ये तो आपका हो जाता है किसका, एप्सिलॉन नॉट का, दैट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। और यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज़, सॉरी बट ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे गलत है, और इसका करेक्ट आंसर तो अभी मैंने बताया था क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, जहाँ पे न्यूटन मतलब न्यूटन इन्वर्स ये में नहीं होगा, वो इसका यूनिट होगा। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो आप लोगों ने सेकंड पेज पे ही देखा होगा कि चार्जेस एट रेस्ट का स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब हो गया चार्जेस, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट होता है, तो नाम से भी समझ आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु नेम्ड द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजैक न्यूटन, जॉन डनलप, आइंस्टाइन। सो बेसिकली जब चार्जेस दो टाइप के डेवलप हुए थे, तो उस समय मतलब बहुत पहले हिस्ट्री में बताया जाता है कि उस समय ये पता नहीं था कि चार्जेस, तो मतलब इतना तो समझ आ गया था कि चार्जेस अपोजिट होते हैं, बट उनको नाम नहीं दिया गया था, ठीक है, कि वो किस तरह के चार्जेस है। तो इसको नामकरण किसने किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव में, उसका नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज़ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ कि घटाव होता है इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब बढ़ोतरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन्स और एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के बारे में पूछ रहा है। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है मतलब कि इसके पास क्या होगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज तो कम होगा। नेगेटिवली चार्ज्ड कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, प्रोटॉन्स होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है आपका, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी होगा, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव चार्ज उसमें कम होगा, और नेगेटिव चार्ज मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन सिल्क इज रब्ड विथ अ ग्लास चार्जेस। ओह नहीं, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन सिल्क इज रब्ड विथ अ ग्लास। जब कोई सिल्क रब किया जाता है, सिल्क का क्लोथ ग्लास के साथ रब किया जाता है, तो चार्जेस का जो पोलैरिटी रहता है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव इन सिल्क एंड नेगेटिव इन ग्लास। पॉजिटिव इन ग्लास एंड नेगेटिव इन सिल्क बोथ विल हैव पॉजिटिव। ये थोड़ा सा टफ है, मतलब लगता है जैसे कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता, बट पूछा जाता है। सो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ये पता चलता है कि जो ग्लास होता है, ठीक है, उसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जितना भी आपका ये सिल्क क्लोथ रहता है उसके पास आपका नेगेटिव चार्ज आता है। इसी के और इसके साथ एनसीईआरटी में एक और जगह पे बताया गया था, जैसे कि मतलब एक और था एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आपका क्या करते हैं, हाँ, ये जो कैट रहती है, कैट के फर के साथ हम लोग रब करते हैं क्या, प्लास्टिक का रॉड, प्लास्टिक का रॉड, ठीक है। तो प्लास्टिक का रॉड बोलो या फिर टुकड़ा बोल लो, ठीक है। तो जो कैट का फर होता है उस पर कैसा चार्ज आता है, और जो प्लास्टिक का रॉड रहता है उस पर कैसा चार्ज आता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि जो कैट का फर होता है, कैट का जो फर होता है उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वहीं प्लास्टिक पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन सिल्क, सॉरी ये वाला होगा ना, positive in glass and negative in silk, that is option number 2 will be your correct answer. Next is which force is pervasive in nature, electrostatic, gravitational, none or both। pervasive, what is the meaning of pervasive? तो बेसिकली जो यहाँ पे परवैसिव होता है, परवैसिव मतलब होता है कि इज़ एप्लीकेबल इन एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सारे ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, तो वो भी आपका परवैसिव इन नेचर होता है, मतलब कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम ये पे काम करता है। मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एंड रिपेल करेंगे, वैसे वाला, ठीक है। वैसे ही आपका जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी परवैसिव ही होता है। परवैसिव मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक बॉडी आ गया उसके अंदर ज़ीरो चार्जेस रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। सारे बॉडी में चाहे तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, लेकिन उसमें चार्जेस आपके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी बॉडी आपका चार्जलेस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज a gold leaf electroscope is used to measure the amount of charge, amount of gold, amount of electrons और amount of protons। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ, यहाँ पे एक इमेज है गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप का। ये वाला आपका मतलब कि लैब में यूज़ किया जाता है, एंड दिस इज़ द हैंडमेड टाइप बोल सकते हो, पेपर से बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ये आपका गोल्ड लीव्स हो गया, गोल्ड लीव्स मतलब ये असली में सोना रहता है, ऐसा नहीं कि गोल्ड लीव्स लिख दिया कलर्ड है। ये ग्लास विंडो, दिस इज़ योर रबर, दिस इज़ द मेटल रॉड, दिस इज़ द मेटल नॉब, और ये वाला जो है ये कुछ इस तरीके से दिखता है हैंग्ड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट को टच कराया जाता है, ये मेटल नॉब पे टच कराया जाता है, वहाँ से चार्जेस लेकर के जो भी उस मतलब देखिए यहाँ पे बॉडी जो लिया वो पॉजिटिवली चार्ज था, तो मेटल नॉब पे जब टच कराया गया तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज वो ले लिया, और फिर नीचे ये सेंड कर देता है। तो नीचे जब सेंड करता है, ठीक है, तो ये भी मतलब दोनों जो
ऐसे साइड होता है ना, दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर दोनों में क्या हो जाता है, डाइवर्जेंस हो जाता है। मतलब कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों साइड आपका रिपेल कर जाता है और फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि जितना डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होता है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस मीन्स कि जब डाइवर्ज हुआ तो अगर इतना डाइवर्ज हुआ तो इतना ही चार्ज होगा, और अगर डाइवर्ज आपका इतना हुआ तो इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ से ऑब्जेक्ट से फ्लो किया, और अगर डाइवर्जेंस इतना हो गया तो इसका मतलब और ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस हो गया। तो ये वही इसका कॉन्सेप्ट होता है किसका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। और ये इसका यूज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि दैट इज़ टू मेज़र द अमाउंट ऑफ चार्जेस, कि कितना ऑब्जेक्ट से फ्लो किया उसमें। अब नेक्स्ट है, कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री प्रोटॉन्स, फ्री न्यूट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स के पास आखिर होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर फ्री प्रोटॉन्स होते हैं या फिर फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू से पास करा सकता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से पास करा सकता है खुद से, ये उसी का रीज़न पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट। बट उस वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के वजह से वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने को अलाउ कर पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, all the charges of a body is concentrated at one point in space, scattered everywhere, both or none। मतलब कि both मतलब कि both की आपका जो कंडक्टर है तो आपका जितना भी ये चार्जेस होगा ये स्कैटर्ड भी रहते हैं, साथ में आपका एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड भी रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं एक जगह पे। किसी भी बॉडी का सारा चार्जेस आपका एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, होल चार्ज आपका यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय फैराडे, मिल्टन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और आइंस्टीन। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्वांटाइजेशन किसने दिया था, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ आपका किए थे मिल्टन ने, ठीक है, ओके। वैसे ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्वांटाइजेशन मतलब होता है आपका क्या, Q इज इक्वल टू एनी, मतलब कि टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज इन द एलिमेंट्री पार्टिकल। और बेसिक चार्ज क्या होता है एलिमेंट्री पार्टिकल में, वही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एक्सपेरिमेंटली किसने डिटरमाइन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्टन ने, और किस ईयर में, दैट इज़ 1912 में। वहीं अगर पूछा जाएगा कि अगर मतलब एक्सपेरिमेंटली तो मिल्टन ने किया था, लेकिन इसको दिया किसने था, तो इसको फैराडे ने दिया था अपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे उनको पता चला था कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है, और वहीं इसका जो बट इसको पूरी तरीके से प्रूव किया था आपके मिल्टन ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा यूनिट फॉर चार्जेस, चार्जेस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये होता है आपका कूलम। वहीं एम्पियर होता है आपका करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। कैंडेला होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। और वहीं न्यूटन किसका होता है, न्यूटन तो आपका फोर्स का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैल्यू फॉर द एलिमेंट्री चार्ज इज, अभी मैंने बताया था कि एलिमेंट्री चार्ज का क्या वैल्यू होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो 9 × 10⁻9 कूलम है, ठीक है, ये किसका वैल्यू है, ये आपका वैल्यू है k का, दैट इज़ 1/4πε0 का वैल्यू है। ये जो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन पे है
जो थर्ड ऑप्शन पे है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻2 कूलम, ये किसका वैल्यू है? तो ये आपका वैल्यू था एप्सिलॉन नॉट का, दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो फोर्थ नंबर पे ये तो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए बस साइन डिफ़र करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे -19 कूलम इसका वैल्यू होता है और यहाँ पे बस 19 कूलम है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन -1 कूलम, नॉट 1 कूलम, दैट इज -1 कूलम। साइन का ध्यान दीजिएगा ऑफ चार्ज, कितने अच्छा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका हो जाएगा वैल्यू, आपको ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू NE और फिर n मतलब तो हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ Q/E। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो इसका वैल्यू आता है 6 × 10⁻, that is 6 × 10⁻18 electrons. That is option number 1 will be your correct answer. Now the next question is Coulomb's law agrees with Newton's first law, second law और third law. Coulomb's law किस न्यूटन लॉ के साथ मतलब सिमिलर होता है, किसके साथ वो मतलब किसके जैसा है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड लॉ हो जाएगा। तो कैसे? थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि फोर्स अगर ऑब्जेक्ट 1 पे लग रहा है 2 के थ्रू, तो वो बराबर होता है फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 2 थ्रू 1। और यही आपका चार्जेस के साथ भी होता है, मतलब कूलम्स लॉ के साथ भी होता है। कूलम्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्स लॉ आपका था फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर, जहाँ पे ये आपका चार्ज 1 है और ये आपका चार्ज 2 है। तो इस केस में यहाँ पे देखा जाता है कि जो फोर्स मतलब कूलम्स का जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ये रिलेशनशिप आपका इस्टेब्लिश होता है, तो इसलिए ये थर्ड लॉ के साथ आपका कोइंसाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिविजुअल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये आपका एक स्टेटमेंट है। इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द इंडिविजुअल फोर्स, किसी भी दो चार्जेस के बीच का जो इंडिविजुअल फोर्स होता है वो अनअफेक्टेड रहता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब अगर कोई भी एरिया है या फिर कोई भी सरफेस है, वहाँ पे दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो है तो वो आपका अनअफेक्टेड रहता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड चार्ज Q3 और Q4। ये कौन सा लॉ या फिर कौन सा प्रिंसिपल बताता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, नेक्स्ट है आपका SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है? टेस्ला, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, बोथ 2 and 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3, दैट इज न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर, दैट इज Vm/1 -1। ओके, सो आप लोग तो यहाँ से समझ गए हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ की फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। मतलब किसी भी चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज रिफर्ड टू एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज़ किसी भी, देखिए यहाँ पे पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है? जैसे कि अगर कोई भी चार्ज है Q, वो एग्जर्ट कर रहा है आपका फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q, ये आपका हो जाएगा सोर्स चार्ज, ये आपका हो जाएगा टेस्ट चार्ज। मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट कर रहा है किस पे? इस टेस्ट चार्ज पे। ठीक
ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज। तो जितना भी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेगा इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे, वही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका आपका जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। Okay, moving to the next question, that is, for a positive source charge, the electric field will be directed radially outward, inwards, both or none। मतलब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका बाहर आउटवर्ड्स होगा या फिर इनवर्ड्स होगा या फिर बोथ आउटवर्ड्स इनवर्ड्स होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये आपका रेडियली आउटवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स कभी नहीं होगा। इनवर्ड्स आपका होता है नेगेटिव चार्ज के केस पे, वहाँ पे सारा इनवर्ड्स होता है। और वहीं आपका बोथ मतलब कि इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स आपका उस टाइम पे होता है जब यहाँ पे एक सेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का, जहाँ से पॉजिटिव चार्ज से ये निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे ये इन करता है। यहाँ पे आउटवर्ड हो गया और यहाँ पे इनवर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आउटवर्ड्स हो जाएगा और यहाँ पे इनवर्ड्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आउटवर्ड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अ पाथ अलोंग विच यूनिट डैश चार्ज मूव्स इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करें तो वहाँ पे इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? तो ये वो लाइन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ अ पाथ, ये वो पाथ हो जाता है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करते हैं थ्रू सॉरी। तो ये फील्ड लाइंस वो लाइंस होता है जहाँ पे आपके यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। कौन सा पॉजिटिव चार्ज? नो नेगेटिव, नो न्यूट्रल चार्ज, बट योर पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्योंकि देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे तभी तो ये अभी बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके आउटवर्ड्स आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेडिएट कौन करेगा? आपका नेगेटिव चार्ज तो नहीं कर पाएगा, वो तो बस इनवर्ड्स लेता है, ये तो आपको देता है, आउटवर्ड्स देता है। तो इसलिए रेडिएट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी कर्व्ड, स्ट्रेट, बोथ और स्पाइरल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका कर्व हो सकते हैं या फिर स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर बोथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि क्या ये आपका देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्पाइरल एक कर्व की तरह रिलीज़ हो रहे हैं, कर्व की तरह। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से आपका ये निकलेंगे तो कर्व की तरह निकलेंगे और कुछ समय के बाद ये जाकर के स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे कर्व हो गए, यहाँ पे स्ट्रेट हो गए, तो मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर तीनों आपका ज़्यादा होंगे। यहाँ बेसिकली आपको प्रोपोर्शनलिटी तौर पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आपका क्या हो गया? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जितने भी एरो टाइप दिख रहा है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि यहाँ से रेडिएट आउट हो रहे हैं, यहाँ से रेडिएट आउट हो रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से ये सारे बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है P, यहाँ पे आपका ज़्यादा लाइन दिखते हैं और वहीं यहाँ पे जो P नहीं, नॉट P, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो एरिया आपका R वाला है, ठीक है, R वाला, वहाँ पोर्शन पे देखिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1 2 और 3। वहीं अगर हम लोग S को देखें तो यहाँ
एक तो मार्जिन से क्रॉस हो जाता है और एक ही लाइन आपका दिख रहा था, इसमें कम लाइन दिख रहा है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो दूर दूर हैं, और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो 3 है, मतलब कि पास पास में है। ठीक है, तो पास पास में होता है तो वहाँ पे तो ज़्यादा हो गए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक ही है, तो ये ज़्यादा हुए ना। तो जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक जो फील्ड का वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, मतलब कि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसका वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये वही बता रहा है। अब नेक्स्ट है The electric field lines originates from positive charge, negative charge, both or neutral. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे आना चाहिए 1। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये अच्छे से तो समझा दिया था कि पॉजिटिव चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड मूव करते हैं, दैट इज़ कि ओरिजिनेट करते हैं। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ चार्ज फ्री एरिया, जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंसिडर्ड आज कंटिन्यूअस, कर्व्स, स्ट्रेट, स्पाइरल और नन। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्व्स। जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है जिस एरिया पे, वहाँ पे आपके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्स की तरह दिखते हैं, वहाँ स्ट्रेट नहीं होते। अब नेक्स्ट है, टू फील्ड लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, समटाइम्स कैन क्रॉस और नन। तो यहाँ पे बोल रहा है जो दो फील्ड लाइन्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर ये यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है, और वहीं ये ऐसे जा रहा है तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से। अगर वहीं कर्व होता है तो कर्व के जगह पे ऐसे लाइन खींचा जाता है टेंजेंट, और बताया जाता है कि इसका डायरेक्शन इस तरीके से है। ठीक है, तो वहीं अगर कोई भी लाइन अगर आपका क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि इसका डायरेक्शन कहाँ है, इसका डायरेक्शन किधर है। यहाँ पर से देखिए, अगर हम जा रहे हैं यहाँ पे अब क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों तरफ जाएगा, वो तो कोई एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए बोला जाता है कि आपका कभी भी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और वो स्ट्रेटली जाते हैं या फिर कर्व की तरह जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका दो डायरेक्शंस नहीं हो सकता है, दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, इसीलिए ये क्रॉस नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, स्ट्रेट लाइंस, बोथ और नन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोज्ड लूप्स, वो कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस से निकलता है और माइनस पे जाकर ये फॉल होता है, यहाँ से आउट होता है, यहाँ पर जाकर के इन होता है, तो ये कभी भी आपका क्लोज नहीं होता है ना। देखिए, ये आउट हुआ, ये इन हुआ, ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। दिस इज़ नॉट अ क्लोज्ड लूप, बिकॉज यहाँ पर से चार्जेस का जो पोर्शन है या फिर चार्जेस का सरफेस है वो इंटरसेक्ट कर देता है उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ इंसुलेटर, कंडक्टर, बोथ और नन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी पास नहीं होते हैं, किसके थ्रू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कंडक्टर। वाई कंडक्टर,
क्योंकि इंसुलेटर जो होता है उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात वो बनाता ही नहीं है, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं होता कि उसमें पास होते हैं या फिर नहीं होते। ये इंसुलेटर की बात हो गया, ठीक है। वहीं कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास तो होता है, लेकिन वो उसके ऊपर से या फिर उसके बगल से पास हो जाता है, मतलब कि वो उसके सरफेस से पास हो सकता है बट उसके अंदर वो कोइंसाइड नहीं कर सकता है। ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट्स ऑन द चार्ज सरफेस विथ राइट एंगल 60 डिग्री, 180 डिग्री और 120 डिग्री। राइट एंगल मीन्स कि 90 डिग्री। तो अभी हमने देखा कि जब फॉल करता है या फिर जब, हाँ ये नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे जब फॉल करता है कर्व आकर के, तो वो कितना में फॉल करता है, वो हमेशा आपका 90 डिग्री में फॉल करता है। कितना में? राइट एंगल में। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वोल्ट मीटर बोथ और वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर दैट इज वोल्ट पर मीटर। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट? तो सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जैसे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरह। अगर बीच में कोई सरफेस आता है तो इस सरफेस एस से जितना भी फील्ड लाइंस क्रॉस करता है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। दैट इज़ कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? 4 हो गया। सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे नहीं बोल सकते कि 4 हो गया, बस ये बोल सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये वाला पोर्शन हो गया। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करते हैं पर यूनिट एरिया, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि अगर इस एरिया को देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा, इस एरिया को देखें तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा, तो ऐसे। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो उससे पहले देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है फाई से। दिस इज़ नोन एज फाई, और इसको दिया जाता है इस तरीके से, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया थ्रू विच इट पासेस। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर जहाँ का भी आप फ्लक्स काउंट कर रहे हो या फिर खोज रहे हो, तो उस एरिया को यहाँ पे लिखा जाता है, और ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो उसका ऐसे यूनिट होगा वो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका होता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है, एंड दैट इज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। दैट इज कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इट इज़ अ स्पेस अराउंड विच कोई भी चार्ज है उसके अराउंड जो ये ऑरा बोल सकते हो, या फिर जो ये अपना जहाँ तक ये फैला सकता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेंड कर सकता है और दूसरे चार्ज को ये दे सकता है, या फिर रिपेल कर सकता है, या फिर अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तो लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये तो नहीं होगा। वहीं अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये था, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है आपका कि द अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, मतलब एक छोटा सा फाइनाइट से डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ। तो यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो आप बच जाता है आपका क्या? सेकेंड ऑप्शन। तो आंसर भी आपका यही होगा, और यही मैंने समझाया था अभी कुछ समय पहले कि
जो सरफेस होता है उससे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ इमेज पे भी देख सकते हो आप लोग, देखिए ये आपका हो गया सरफेस, ये हो गया सरफेस एस एरिया, और ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका एरिया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से पास हो रहा है और दिस इज योर सरफेस। ओके, तो यही होगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज, तो ये जो इस तरीके से यहाँ दिख रहा है ये आपका क्या है, फाई है। फाई जो अभी मैंने बताया था कि फाई से डिनोट किसको करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज, उसको दिया कैसे जाता है, तो अभी हमने देखा था दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यही होता है ना उसका देने मतलब निकालने का तरीका। फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉसियन थ्योरम स्टेट्स दैट, गॉसियन थ्योरम जो होता है, गॉसियन ये एक थ्योरम होता है जो गॉस साहब ने दिया था। ठीक है, उसका मतलब वो क्या स्टेट करता है ये वही पूछ रहा है। ठीक है, तो गॉसियन थ्योरम बेसिकली आपका स्टेट करता है कि जो फाई है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे ये बताता है, गॉसियन थ्योरम ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है, ठीक है, एंड इट इनक्लोजेज, वो उसके पास एक चार्ज है Q, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे गॉसियन जी कहते हैं, गॉस जी कहते हैं कि जो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो काउंट होता है आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ 1 बाय, या फिर कह सकते हो कि जो उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू द चार्ज इनक्लोज्ड, दिस इज द फॉर्मूला। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर यहाँ पे चार्ज आपका Q ना हो करके आपका मतलब कैपिटल Q है, तो वो क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कुछ भी, और जो इतना भी इसका टोटल चार्ज होता है, अगर 2Q है तो 2Q वी विल राइट, एंड देन आफ्टर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर उसके पास चार्ज है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, दिख रहा है सही, दैट इज़ फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q बाय एरिया तो नहीं होगा, Q बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, Q बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया भी नहीं होगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अभी मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज सेड एज, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब एकदम छोटा सा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे टू अपोजिट चार्जेस, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q हो गया एंड यहाँ पे माइनस Q हो गया, और इसका जो फाइनाइट डिस्टेंस है वी विल टेक इट एज ए इसका डिस्टेंस हो गया, बीच का डिस्टेंस हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसको बेसिकली कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब कि डाइपोलर, जैसे कि एक पोल पे आपका दूसरा ये होगा, द नेक्स्ट पोल हैज़ द अनदर पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो मोमेंट आपका दूसरा होता है। देखिए अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये आपका तो अरेंजमेंट होता है, ओनली द अरेंजमेंट, एंड इट हैज़ नो यूनिट एट ऑल। वहीं पे जब अगर बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो इट हैज़ SI यूनिट, और इसका जो मतलब ये आखिर होता क्या है, इसका SI यूनिट बताने से पहले इसको समझना तो पड़ेगा ना कि आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ बेसिकली योर, हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड द उसका जो क्या बोलते हैं, कोई भी एक चार्ज है, कोई भी उसका जो चार्ज था वो, जैसे कि
ये रहा चार्ज माइनस क्यू, ये रहा चार्ज प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका 2a। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपका क्या, प्लस क्यू इंटू 2a, ये भी सही है, और वहीं माइनस क्यू इंटू 2a, ये भी सही है, दोनों आपका सही है। और यहाँ से आपका ऐसा यूनिट आपका आ जाता है क्या, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा चार्ज का, एंड डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर, दैट इज कूलम मीटर इज योर एसआई यूनिट। और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आखिर डिनोट कैसे किया जाता है, तो उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल p से, स्मॉल p से, दैट इज p इज इक्वल टू q इंटू 2a। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अभी बताया था p इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू फॉर एक्सियल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्या, एक्सियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये एक्सियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो टाइप का होता है, एक आपका होता है एक्सियल और दूसरा होता है आपका इक्वेटोरियल, दैट इज इक्वेटोरियल। एंड इक्वेटोरियल में आपका अरेंजमेंट होता है, जैसे कि एक्सियल में तो हम लोग को, एक्सियल मतलब एक एक्सिस पे, जहाँ पे ये होगा आपका डिस्टेंस 2a, दिस इज़ योर प्लस क्यू चार्ज, दिस इज़ योर माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसका वैल्यू क्या होता है, ये वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। और वहीं अगर हम लोग इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल में आपका होता है समथिंग, हाँ यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया चार्ज माइनस क्यू, दिस इज़ योर प्लस क्यू, लेकिन जो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाता है वो आपका इस मतलब एक इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे, एक जो दूसरे पॉइंट पे होता है वहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला जाता है, जहाँ का डिस्टेंस r होता है। ठीक है, ये हो गया माइनस क्यू, दिस इज़ योर प्लस क्यू। तो इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। अब अगर हम लोग देखें इसका जो वैल्यू पूछ रहा था एक्सियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 2pr/4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अलॉन्ग px, जिसमें px आपका कौन सा था, ये 2a इसका डिस्टेंस, एंड दिस इज सॉरी, इसका अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो दिस इज़ योर p पॉइंट जहाँ पे प्लस क्यू है, एंड दिस इज़ योर x पॉइंट जहाँ पे माइनस क्यू है, दिस इज़ द डिस्टेंस 2a। सो अलॉन्ग px होता है। और फिर वहीं अगर हम लोग पी एक्स डैश की बात करें तो पी एक्स डैश ठीक अपोजिट वे में होगा, दैट इज़ कि इस डायरेक्शन में पी एक्स डैश होगा, जो कि पी एक्स डैश आपका कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पे। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 पे नहीं जाते हैं, एंड यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, force applied in a electric dipole under electric field is, force applied in a electric dipole under electric field, ये क्या बोल रहा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे आपका अगर हम लोग कोई भी डाइपोल को रख देते हैं, डाइपोल को रख देते हैं, तो इसका मतलब माइनस क्यू हो गया, दिस इज़ योर प्लस क्यू, दिस इज़ द डिस्टेंस 2a। तो यहाँ पे इसका जो फोर्स होगा, ये फोर्स जो इस पर अप्लाई करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहा है, ये इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा अरेंजमेंट को ध्यान से, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो टॉर्क जैसा हालत हो रहा है, जैसे कि टॉर्क मतलब कि जैसे कि अगर इधर फोर्स लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये वाला जो फोर्स है, फील्ड लाइन है, ये वाला किधर मूव करेगा, ये जो पॉइंट है ये तो आपका इस तरीके से मूव कर जाएगा। अगर ये इस साइड मूव करेगा तो दिस विल मूव लाइक दिस, दैट इज़ यहाँ पे आपका रोटेशन लाइक मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या एक फॉर्म कर देगा, रोटेशन किस में, मतलब जैसे कि कोई ये जार का जब हम लोग कैप को रोटेट करके खोलते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, आपका टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है ना, टॉर्क बोलते हैं उस फोर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क का जो
टॉर्क को ही हम लोग फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। फोर्स ही टॉर्क का दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो ये जो टॉर्क है यहाँ पे जो लग रहा है उसका जो वैल्यू होगा वो आखिर होगा कितना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पी ई साइन थीटा, दैट इज आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पी ई साइन थीटा, दैट इज ताउ इज इक्वल टू पी ई, oh sorry, I have to write it clearly. So tau is equal to p into e sin theta, and what is p here? p यहाँ पे क्या है आपका? p आपका हो गया the dipole moment, e is your electric field, and sin theta मतलब कि theta का sin value. This is your the answer, that is option number 1. Next question is the three-dimensional charge, that is 3D. 3D charge distribution is known as linear distribution, surface distribution, volume distribution और none. कौन सा इसमें से आपका करेक्ट है? तो जो 3D जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ अगर ध्यान से ऑप्शंस को एनालाइज करें तो आंसर तो हमें यूं ही मिल जा रहा है, जैसे कि लाइन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, मतलब कि लाइन पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये आपका तो देखने में पता चल रहा है कि ये आपका वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। वहीं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ कि एक एरिया पे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ कि आपका एरिया पे, तो ये आपका 2 डायमेंशनल हो गया। और यहाँ पे बच जाता है आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप आंसर तो ये थर्ड ही होगा, लेकिन कैसे? तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम लुक्स लाइक दिस, जैसे कि एक क्यूब हो गया, ठीक है। इधर इसके चारों सरफेस की तरफ आपका चार्जेस हैं, एंड दिस लुक्स लाइक योर 3D डायमेंशंस। तो आंसर आपका थर्ड होगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जो आपका 3 डायमेंशनल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट किया जाता है आपका रो से। और वहीं इसका वैल्यू दिया कैसे जाता है? तो इसका वैल्यू आपका दिया जाता है समथिंग लाइक दिस, दैट इज़ कि आपका जितना भी कैलकुलेटेड चार्ज हो गया Q बाय Q, ओ माय गॉड, Q बाय आपका जितना वॉल्यूम था उसका, ठीक है, V, Q बाय V, दैट इज़ आपका जितना भी चार्ज है पूरे सरफेस में उसको लिखिए, एंड देन आफ्टर आपका जितना भी वॉल्यूम है क्यूब का उसको लिखिए। तो आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। और तो यहीं अगर ऐसा यूनिट का भी पता चल जाता है, क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरफेस चार्ज इज़ गिवन एज। तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, वो कैसे दिया जाता है? तो सरफेस चार्ज अगर बात करें, अगर लीनियर की बात करें, ठीक है, तो लीनियर इज़ वन डायमेंशनल अरेंजमेंट, और यहाँ पे आपको डिनोट किया जाता है ऐसे लैम्डा से। लाइन से याद करिएगा लैम्डा, तो लैम्डा से आपका हो जाएगा क्यू बाय आपका मीटर, मीटर नहीं, लेंथ बोलिए, ठीक है, तो मीटर ही होता है, कूलम पर मीटर बोल दीजिए। ये हो गया आपका ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। वहीं अगर हम लोग सरफेस चार्ज की बात करें, कोई भी सरफेस है तो उसका बात करें तो वो आपका डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सरफेस से याद कीजिए सिग्मा, ओके, सिग्मा से, और सिग्मा आपका दिया जाता है Q बाय एरिया, दैट इज़ यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। और यहीं से इसका अगर ऐसा ही यूनिट का पता करना है तो वो क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों ना बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, सरफेस से सिग्मा, ओके। अब नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सेल इज। तो यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, दिस इज योर यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, एंड यहाँ पे जो पॉइंट P है वो आपका आउटसाइड द सेल है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट होगा, उसका वैल्यू आखिर कितना होगा? तो ज़रा इसको ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। देखिए, दिस इज़ योर गॉसियन सरफेस, ओके। यहाँ पे बेसिकली गॉसेस थ्योरम का यूज़ करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है, इसलिए यहाँ पे ये गॉसियन थ्योरम
सॉरी गॉसियन सरफेस लिखा हुआ है एंड दिस इज योर सेल। ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है जहाँ इसका रेडियस आपका r है। दिस इज योर o इज योर सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p जो कि बाहर है आपके सेल के, उसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है, स्मॉल r। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा आउटसाइड द सेल, मतलब कि जो p पॉइंट पे यहाँ जो o वाला जगह है यहाँ पे एक चार्ज है, उस चार्ज से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका मैग्नीट्यूड आखिर कितना होगा। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया जाता है गॉस थ्योरम से, जो होता है आपका, वो जब सॉल्व किया जाता है तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर 4, that is E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। और वहीं अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो E इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, दैट इज सेकेंड वाला ऑप्शन, ये उस टाइम पे होता है जब आपका चार्ज जो मतलब ये जो P पॉइंट होता है वो आपका इनसाइड द चार्ज सेल, अगर मतलब P आपका अंदर आ जाए, P यहाँ पे आ जाए तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। वहीं जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये तो आपका पूरा गलत है, लैम्डा बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे आ गया तो ये गलत है। एंड द थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये उस टाइम पे होता है जब आपका जो P का P पॉइंट है, ओके, जो P पॉइंट होता है वो आपका सरफेस पे आ जाता है, दैट इज़ यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे इसका ये जो चार्ज और ये जो P पॉइंट है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ द सेल, दैट इज़ r। तो दोनों सेम हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका यहाँ पे r यूज़ होता है, r स्क्वायर 1 by 4 pi epsilon नॉट इंटू क्यू बाय r स्क्वायर, दैट इज़ रेडियस ऑफ द सेल इटसेल्फ। तो ये कितना आसान है ना, मतलब बस ज़रा सा ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाता है आराम से, लेकिन देखने में कितना हार्ड टाइप लगता है। वैसे भी यहाँ पे आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर 4, ओके, जब आउटसाइड द सेल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज़ दिस ट्रू, क्या ये सही है या फिर करेक्ट है। गॉसियन लॉ इज़ ट्रू फॉर ऑल सरफेसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, दैट इज़ कि जो गॉसियन लॉ है वो सारे सरफेसेस के लिए ट्रू है, चाहे उसका सरफेस सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या फिर इरेगुलर हो, इट इज़ करेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस, ये आपका सारे सरफेस के लिए एक सा एप्लीकेबल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इन्वर्स स्क्वायर लॉ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गॉसियन लॉ, ऑल ऑफ दीज। सो हेयर द आंसर विल बी आपका ऑल ऑफ दीज, जहाँ पे सारे इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है ना आपका ऐसे F इज इक्वल टू G(m1 m2 by r स्क्वायर, तो इन्वर्स स्क्वायर लो यही वाला हो गया, r स्क्वायर जहाँ पे आता है, ठीक है। तो यही देखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी आपका आता है जहाँ पे देखिए Q1 Q2 by r स्क्वायर, यहाँ पे भी आया r स्क्वायर। वहीं अगर गॉसियन वाला का बात करें तो गॉसियन में भी आपका आता है, देखिए यहाँ पे r स्क्वायर आया, ठीक है, दिस इज़ योर r स्क्वायर, दिस इज़ योर r स्क्वायर, तो व्हाट इज़ दिस, ये भी आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही ना हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, कि ये गॉसियन लॉ पे भी स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर लॉ आता है, दैट इज़ 1 by r स्क्वायर आता है, एंड आपका इलेक्ट्रिक फोर्स पे भी आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डायमेंशनली फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये निकालने पे पता चलता है कि ये ऑप्शन नंबर 1 सही होता है इसका। वहीं अगर बात करें दूसरे ऑप्शंस की, दैट इज़ ये वाला सेकेंड है LTA। LTA किसका होता है, ये आपका होता है डाइपोल मोमेंट का, ml3t-3 पर एम्पियर, ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 5, दैट इज़, एंड L⁻³ टेस्ला एम्पियर, ये हो जाता है आपका रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कूलम पर मीटर क्यूब इज द SI यूनिट ऑफ, दैट इज यहाँ पे पूछ रहा है कूलम पर मीटर क्यूब, ये किसका SI यूनिट है।
तो ये वाला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये लीनियर होता तो यहाँ तो कूलम मीटर होता, एंड अगर ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मीटर स्क्वायर होता, यहाँ पे तो मीटर क्यूब है, तो दैट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. दैट इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर. Option number third is your correct answer. And now the next question is, we have reached the end of this video, and I like to thank you for these patience that you made to listen my video and to learn from it. So I thank you so much for that, and we will soon meet in the next video for the preparations of all the rest chapters, and until that, bye bye, see you soon. Okay, thank you.